नमस्कार। आज हम विश्व बैंक पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो भी जानकारी है उसके आधार पर हम इसकी पूरी संरचना और खास तौर पर भारत के साथ इसके जो रिश्ते हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य यही है कि इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके अलग अलग अंग क्या काम करते हैं और भारत के साथ इसका जो सफर रहा है उसके अहम पहलू सामने लाएं। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत तो जैसा आपने कहा 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। हाँ। मुख्य मकसद था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो देश मुश्किल में थे उन्हें दोबारा खड़ा होने और विकास में मदद मिले। और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। अजय बंगा अभी इसके अध्यक्ष हैं। हाँ, अजय बंगा। और उन्हें क्लाइमेट एक्शन पर फोकस के लिए जाना जाता है। अच्छा, हाँ। एक बात जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती है, विश्व बैंक और आईएमएफ, इनमें क्या फर्क है? क्या स्रोत कुछ बताते हैं इस पर? हाँ, ये बहुत आम सवाल है। देखिए, विश्व बैंक जो है वो विकासशील देशों को प्रोजेक्ट्स के लिए और साथ ही नीति सुधारों के लिए भी लोन देता है। प्रोजेक्ट्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स दोनों। हाँ, जबकि आईएमएफ का फोकस ज्यादातर पेमेंट बैलेंस की दिक्कतों पर या सिर्फ नीति सुधार कार्यक्रमों पर होता है। और आईएमएफ से तो अमीर देश भी मदद ले सकते हैं। अच्छा। एक और अहम बात, विश्व बैंक के जो मुख्य अंग है जैसे आईबीआरडी, उसका सदस्य बनने के लिए पहले आईएमएफ का सदस्य होना जरूरी है। समझ गया। तो ये विश्व बैंक असल में सिर्फ एक बैंक नहीं, पूरा एक ग्रुप है। बिल्कुल सही। इसे विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहते हैं। इसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। 5? हाँ, सबसे पहला और सबसे जाना माना है आईबीआरडी, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। यही है जिसे ज्यादातर लोग विश्व बैंक समझते हैं। ये मध्यम आय वाले देशों और कर्ज में डूबे गरीब देशों को लोन, गारंटी, सलाह ये सब देता है। ठीक है। और बाकी 4? दूसरा है आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ये दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करता है। सबसे गरीब देशों की? हाँ, करीब 75 देश हैं, जिनमें से 39 तो अफ्रीका में ही हैं। और मदद कैसे? बहुत ही रियायती शर्तों पर लोन या ग्रांट्स देकर, ब्याज या तो 0 या बहुत ही कम। ओके। तीसरा? तीसरा है आईएफसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ये विकासशील देशों में प्राइवेट सेक्टर पर फोकस करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा संस्थान है जो निजी कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं की मदद करता है। प्राइवेट सेक्टर के लिए? ठीक है। ठीक है। चौथा? चौथा है MIGA, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसका काम है विकासशील देशों में पैसा लगाने वाले निवेशकों को गारंटी देना, खासकर राजनैतिक जोखमों के खिलाफ। एक तरह का बीमा समझ लीजिए। इंटरेस्टिंग। और पांचवा है ICSID। ये निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। अगर किसी देश और विदेशी निवेशक के बीच कोई विवाद हो जाए तो ये उसे सुलझाने में मदद करता है, मध्यस्थता वगैरह के जरिए। अच्छा, अब आते हैं भारत पर। भारत और विश्व बैंक का रिश्ता भी काफी, कहना चाहिए, उतार चढ़ाव वाला रहा है। भारत तो शुरू से ही जुड़ा था ना? हाँ, बिल्कुल। भारत ब्रेटन वुड्स समझौते पर दस्तखत करने वालों में से था। IBRD और IMF दोनों का संस्थापक सदस्य। और बाद में IFC और IDA का भी संस्थापक सदस्य बना। फिर 1994 में मिगा से भी जुड़ गया। लेकिन आपने 5 नाम गिनाए थे, एक रह गया, ICSID। हाँ, और यही बात दिलचस्प है। भारत इतने सालों से विश्व बैंक का एक बड़ा लाभार्थी रहा है, लेकिन इसके एक अंग ICSID का सदस्य वो आज तक नहीं बना है। ये क्यों? क्या वजह है? देखिए, भारत का तर्क ये रहा है कि ICSID का जो कन्वेंशन है वो पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है। नियम जो है वो विकसित देशों के पक्ष में ज्यादा झुके हुए हैं। अच्छा। और ये भारतीय अदालतों के समीक्षा के अधिकार को भी सीमित करता है। तो ये दिखाता है कि भारत का विश्व बैंक के साथ रिश्ता कितना जटिल है। वो जुड़ा भी है पर अपनी शर्तों पर। भारत को लोन मिलने का इतिहास कैसा रहा है? पहला लोन कब मिला था? पहला लोन 1949 में मिला था भारतीय रेल के लिए। शुरू में IBRD से काफी मदद मिली। अच्छा। फिर IDA एक बड़ा स्रोत बन गया, खासकर जब भारत की आय कम थी। लेकिन 80 के दशक के बाद IDA का हिस्सा कम होने लगा। क्यों? क्योंकि एक तो चीन भी इसका सदस्य बन गया था और दूसरा अफ्रीका की जरूरतें भी बढ़ रही थीं। और 1991 का जो आर्थिक संकट था, उसके बाद क्या हुआ? वो एक बड़ा मोड़ था। भारत ने तब विश्व बैंक से संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम
जिसे SAP कहते हैं, उसके तहत काफी बड़ा लोन लिया। हाँ, SAPs। और इसके बदले में भारत को कई बड़े नीतिगत सुधार करने पड़े। हालांकि इन सुधारों की आलोचना भी होती है कि इनके सामाजिक प्रभाव ठीक नहीं थे। हाँ, आलोचनाओं की बात करें तो विश्व बैंक पर ये आरोप तो लगते ही रहे हैं कि वो SAP के जरिए एक खास तरह की आर्थिक नीति, मतलब पूंजीवाद को बढ़ावा देता है और इसमें अमीर देशों का दबदबा रहता है। बिल्कुल, ये आलोचनाएं स्रोतों में साफ तौर पर दिखती हैं। कहा जाता है कि SAP नीतियों ने कई बार अमीर और गरीब के बीच की खाई को और बढ़ाया है। इसी वजह से भारत और चीन जैसी जो उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो अब बैंक के अंदर अपने लिए ज्यादा प्रतिनिधित्व और बेहतर भूमिका की मांग कर रही हैं। सही है। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि विश्व बैंक बदलती दुनिया के साथ कदम मिलाने में उतना कामयाब नहीं रहा है और जो नया AIIB बना है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, वो शायद इसी का एक संकेत है। अच्छा, वैसे भारत के भविष्य को लेकर विश्व बैंक का क्या नजरिया है? स्रोत क्या कहते हैं? बैंक भारत की हाल की ग्रोथ की तारीफ करता है। फार्मा, IT, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, इन सब में भारत ने जो पहचान बनाई है उसे वो मानता है। लेकिन साथ ही वो भारत की जो बहुत बड़ी युवा आबादी है और जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है, मतलब हर साल करीब 1 करोड़ लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, इसे एक बहुत बड़ा मौका भी मानता है और एक गंभीर चुनौती भी। मौका और चुनौती दोनों। हाँ, बैंक के मुताबिक भारत का भविष्य इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि वो अपनी इस युवा वर्कफोर्स को कैसे तैयार करता है और इस तेज शहरीकरण को कैसे मैनेज करता है। तो कुल मिलाकर विश्व बैंक एक काफी जटिल संस्था है। लक्ष्य तो विकास में मदद करना है, लेकिन इसकी नीतियां, इसका ढांचा, इन पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। सही कहा, भारत इसके साथ शुरू से जुड़ा है, एक अहम भागीदार रहा है, लेकिन जैसा हमने देखा अपनी कुछ शर्तों के साथ, जैसे ICSID से दूरी। बिल्कुल, और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज दुनिया बदल रही है, क्लाइमेट चेंज जैसी नई चुनौतियां हैं, भारत जैसी नई आर्थिक शक्तियां उभर रही हैं। तो ऐसे में विश्व बैंक जैसी पुरानी संस्थाओं की भूमिका भविष्य में क्या होगी? क्या ये इसी रूप में प्रासंगिक रह पाएंगी? ये सोचने वाली बात है।